हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज आगे बढ़े उससे पहले 15 दिसंबर में वन ऑफ आवर फाउंडिंग मेंबर्स क्लैट पॉइंट का जन्मदिन है, जिसके चलते हुए आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, हमने हर कोर्सेज के अंदर 500 का फ्लैट डिस्काउंट डाला है। आप लोगों को कोड यूज करना है CPT 500। आप DU LLB, क्लैट LLM, क्लैट UG, क्लैट GK बूस्टर किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करना चाहें, CPT 500 डालेंगे, फ्लैट 500 का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, प्लस फिर जो न्यूज इन शॉर्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल आया है आसपा से रिलेटेड। क्यों आया है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रिसेंटली हमने देखा कि आर्म फोर्सेस के द्वारा काफी सारे सिविलियंस को भी मृत्यु कर दी गई, जिसके बाद काफी सारा क्रिटिसिज्म होने लगा आफ्सपा का। व्हाट इज आफ्सपा? आफ्सपा जो है ना, ये आर्मी को, सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस को ये पावर देता है कि ऐसे एरिया जहां पे आफ्सपा लगा हुआ है, आफ्सपा लगा कहाँ होता है? डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगा होता है। आफ्सपा की फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज जो है ये आपकी गवर्नमेंट घोषित करती है, और उसके बाद वहां पे अगर आफ्सपा लगा होता है तो वहां की आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस और जो आपकी पुलिस है, उनको ये पावर मिलती है कि जरूरत पड़ने पे वो किसी को शूट टू किल कर सकते हैं, हाउसेस को सर्च कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। अगर आर्म फोर्सेस को ये लगता है कि जो बंदा है जिसके साथ वो ये कर रहे हैं वो इंसर्जेंसी कर सकता है, वो मिलिटेंट है, या फिर वो देश की सोवरेनिटी के लिए कुछ खतरनाक कुछ ऐसा कर सकता है, तो वहां पे ये चीज जो है, ये पावर आर्मी को, स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स को देती है। मैंने बताया आसपा जो है वो मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी के केसेस में इन्वोक किया जाता है। अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला हो, यहाँ पे ये पावर भी मिलती है। व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो हीनियस टाइप के क्राइम होते हैं। अगर जिन जगहों पे आफ्सपा लगा हुआ है, जो जगहें डिस्टर्ब एरियाज में हैं, वहां पे अगर कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस करना वाला होता है तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट अ वारंट। इसके अलावा ये आर्म फोर्स को लीगल इम्यूनिटी देता है कि अगर उन्होंने इस सब चीज के अंदर कुछ किया, ऐसे डिस्टर्ब एरियाज में आर्म फोर्स ने अपने पावर का यूज करके कुछ किया, और कल को वो पावर का यूज थोड़ी गलत जगह पे हो गया, बाय द वे इन्होंने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया, कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, तो इनको यहाँ पे इम्यूनिटी है, कोई भी आप पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट जो है उस चीज के लिए अलाउ ना करे। इसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का। देखिए, ये बहुत ही एक आपको आश्चर्यचकित करने वाला बात लगेगा कि हमारे देश में आसपा का जो आप कह सकते हो कि क्रिएशन है ना, वो ब्रिटिश एरा में हुआ था, और ब्रिटिशर्स भारतीयों को दबाने के लिए इस लॉ का यूज करते थे। आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ आफ्सपा जो है ना, वो यही है कि भैया अब तो देश आजाद हो गया है, अब आपको किसको दबाना है, अब आप क्यों कर रहे हो? ब्रिटिशर्स ये करते थे, समझ में आ रहा था, वो दबाने के लिए करते थे, वो हमारा शोषण कर रहे थे। अब हमारे देश जब आजाद है, तब हमें इस तरीके के कानून की क्यों जरूरत? तो आफ्सपा जो है, देखिए, पहली बार इनेक्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जब महात्मा गांधी और हमारे ऑल लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस कानून को लाया था। तो डे आफ्टर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 8 1942 को, ये मूवमेंट जो है वो लीडरलेस बन गया था, क्योंकि ये आफ्सपा लगा के आपके जो ब्रिटिश उस समय सरकार थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे लीडर्स को जेल के अंदर डाल दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, काफी सारे और भी लीडर्स थे जिनको जेल में इस एक्ट को लगा के डाल दिया गया था। इसके अलावा देखिए, जो वॉइस रॉय थे उस समय, वो लिथिंगो थे, तो उन्होंने आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 यहाँ पे लगाया था। इसके बाद इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश में जब आजाद हुआ, तब हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसी को बेस लेके ये जो आफ्सपा है इसको लेके आया गया। और ये लाने का कारण क्या था? देखिए, कारण ये था कि देखिए, बंगाल, आसाम, ईस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सब हमारे देश में हमने इंक्लूड किए थे, कहीं पे पार्टीशन हुआ था, तो जिसके चलते काफी सारी इंसर्जेंसी इंटरनल देखी जा रही थी। तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट थी हमारे देश में, उसको रोकने के लिए यहाँ पे इस तरीके की चीज को वहां से लिया गया। इसके बाद देखिए, भारत में अगर हम स्टेट्स देखें जो अभी आफ्सपा के अंदर हैं, तो देखिए इधर जम्मू कश्मीर है आपका, ठीक है, और ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। फिर इधर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर आप देख सकते हैं आसाम, मेघालय, नागालैंड। इसमें स्टार क्यों लगा हुआ है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में मैं आपको बताऊंगा, मिजोरम। तो आप मैप में देख सकते हैं ये सारी जगह जो है जहां पे आफ्सपा अभी लगा हुआ है। इंडियन पार्लियामेंट ने आफ्सपा जो है किस तरीके से लाए थे, हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इतिहास देखा जाए तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर आसाम एंड मणिपुर एक्ट आया था 1958 में।
ये जरूरत ये पड़ी क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में इंसर्जेंसी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते हुए सरकार को 1958 के आसपास जरूरत महसूस हुई और आसाम एंड मणिपुर के लिए इस एक्ट को लाया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये सरकार को पावर कहाँ से आ रही है कि वो आसपा जो है वो स्टेट्स में लगा रहा है या इस तरीके के एक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो पावर है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 देता है, जो बेसिकली कहता ये है कि गवर्नमेंट का ये काम है कि जो भी स्टेट है उसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स ना आए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। तो यहाँ पे आर्टिकल 355 के थ्रू ये पावर लेते हुए सरकार ने आर्म फोर्स स्पेशल पावर आसाम एंड मणिपुर एक्ट 1958 लगा दिया। इसके बाद देखिए पंजाब एंड चंडीगढ़ में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट बढ़ रहा था। तो काफ़ी सारे यहाँ पे खालिस्तान के सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी समय समय पे डिस्टर्ब कर रहे थे पंजाब के रीजन को, जिसके चलते हुए 1983 में आफ्सपा जो है आपका पंजाब रीजन में भी लगा दिया गया। ऑल दो 2008 में इसको हटा दिया गया था क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट विद टाइम खत्म हो गया, और जिसके चलते हुए पंजाब रीजन में ज़रूरत फील नहीं हुई इस चीज़ के लिए। इसके बाद देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 1990 के अंदर इसको लाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाद में, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पहले सिर्फ यहाँ पे 2 को इंक्लूड किया गया था, आसाम मणिपुर, फिर और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में डाल दिए गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें आफ्सपा के कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों को ये पावर मिलती है कि वो किसी भी जगह को या पूरे स्टेट को या स्टेट के किसी पार्ट को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं, और जो डिस्टर्ब एरिया घोषित हो जाएंगे वहां पे आप आफ्सपा लगा सकते हो। ठीक है। सेक्शन 3 जो आफ्सपा का है वो आपको ये बोलता है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन इशू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द गेजेट ऑफ इंडिया, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस फॉर असिस्टिंग द सिविलियन अथॉरिटीज। इसके बाद हमने देखा कि डिस्टर्ब एरियाज जो हैं वो किसी भी अगर एरिया को घोषित कर दिया गया बाय गवर्नर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एटलीस्ट 3 महीने के लिए वो डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में आएगा। और ये किसमें लिखा हुआ है? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट ऑफ 1976 में इसके बारे में आपको मिलता है। फिर देखिए सेक्शन 4 ऑफ आफ्सपा जो है ये आर्मी ऑफिसर्स को स्पेशल पावर देता है कि वो किसी को शूट टू किल कर सकते हैं अगर उनको लगता है, वो किसी की प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं अगर उनको लगता है, तो वो किसी को रोक सकते हैं, कुछ भी जांच कर सकते हैं। और इसके लिए फिर इनको इम्यूनिटी भी मिली होती है, आप इनके ऊपर एक्शंस नहीं ले सकते हो जब तक सरकार से आप परमिशन ना लो। फिर फोर्सेस कैन अरेस्ट एनीबडी, अगर वहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज के अंदर आफ्सपा लगा हुआ है, और किसी को कस्टडी में ले सकते हैं। लेकिन कस्टडी में लेते से ये नियम है कि आर्म्ड फोर्स जैसे किसी को कस्टडी लेगी तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करना पड़ेगा आपको उस बंदे को। इसके अलावा ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि डिस्टर्ब एरियाज क्या है। सर आप डिस्टर्ब एरियाज कह रहे हैं, डिस्टर्ब एरियाज कह रहे हैं, तो सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा जो है ना वो डिस्टर्ब एरियाज से डील करता है। देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन डिस्टर्ब एरियाज जो है आफ्सपा एक्ट में कौन से सेक्शन से डील करता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 3 ये कह रहा है, सेक्शन 4 आफ्सपा का ये कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि इतना न्यूज में रहा है, इतना कॉन्ट्रोवर्सी में रहा है, तो क्लैट में जितने बच्चे बैठने वाले हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए डिस्टर्ब एरियाज जो है वो गवर्नर ऑफ अ स्टेट घोषित करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करेगी, दोनों लोग मिलकर करेंगे। पहले जब ये नया नया एक्ट आया था तब सिर्फ गवर्नर के पास पावर थी, लेकिन फिर जब त्रिपुरा को लेके बवाल हुआ कि भैया स्टेट जो है वो मान नहीं रही थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें अमेंड किया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर आई। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1958 में जब ये आया था तब आफ्सपा में सिर्फ गवर्नर को पावर थी, स्टेट के हाथ में पावर थी, लेकिन 1978 में त्रिपुरा के लिए यहाँ पे बवाल हुआ था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर अपने हाथ में डायरेक्टली ले ली थी। इसके अलावा अगर कोई स्टेट जो है वो कहता है कि भैया हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज नहीं है और गवर्नर जो है भाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि है, तो इनकी बात सुनी जाएगी, स्टेट की बात नहीं सुनी जाएगी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी जो एक क्रिटिसिज्म होता है आपका आफ्सपा का कि भैया डिस्टर्ब्ड एरियाज है क्या, ये आपने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया है। बेसिकली डिस्टर्ब्ड एरियाज को ऐसे ले लेते हैं कि जहाँ पे इंसर्जेंसी हो, सोवरेनिटी डिस्टर्ब हो रही हो देश की, या इस तरह की कोई भी चीज हो करने की कोशिश हो, लेकिन एग्जैक्टली डिस्टर्ब्ड एरियाज है क्या ये कहीं नहीं डिफाइन है। तो जिसके चलते हुए एक लूप होल है जो समय समय पे अलग अलग सरकारें अपने तरीके से यूज करती है, जिसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके लिए कोई वर्डिक्ट दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है आफ्सपा को लेके, तो 2016 और 2017 दो इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो गाइडलाइंस दी उससे जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। सबसे पहला देखिए जुलाई 8 2016 को एक लैंडमार्क रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की, और उन्होंने काफी सारी चीजों में जो आर्म फोर्स को इम्यूनिटी मिली हुई थी, जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन था, वो खत्म कर दिया।
सबसे पहले नो एक्सेसिव फोर्स, भैया जितनी जरूरत हो उतना ही लगाओ। पता पड़े किसी आदमी को मारने की जरूरत नहीं थी, वहां पे आपने उसको मार दिया, ये गलत है, ये चीज नहीं होगी। क्रिमिनल कोर्ट्स हैव द जुरिडिक्शन, अगर कोई भी बंदा जो उसको लगता है कि आर्म फोर्स ने उसके साथ गलत किया है, वहां पे आसपा लगा था, तो क्रिमिनल कोर्ट्स के पास उन केसेस को सुनने का जुरिडिक्शन होगा, जो कि पहले नहीं था। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बंदा आपको लगा कि मिलिटेंट है, इंसर्जेंट है, इसलिए आपने ऐसा कर दिया। नहीं, एक आम आदमी और उनके पास, सबके पास इक्वलिटी है, तो आप सबको इक्वली ट्रीट करिए। आफ्सपा इज नॉट इनविंसिबल, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके बच जाओगे, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम। आप जो प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन राइट के, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस के, इन सब चीज़ों को आपको सुप्रीम रखना है, मर्जी से नहीं चलेगा, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो पाएगा। पर यही बात है कि गाइडलाइंस आई, उसके बाद भी आपने अभी देखा कि मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ है, तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन है कि किस तरीके से चीज़ों का यहाँ पर डील किया जाएगा। अब आसपा का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो देखिए जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में एंड मणिपुर में आसपा लगा हुआ है। यहाँ पे समय समय पे आसपा काफ़ी जगहों से हटाया हुआ है, जैसे मैंने आपको पंजाब का एग्जांपल दिया। त्रिपुरा मेघालय में से 2015 में त्रिपुरा से हटाया था, मेघालय में 2018 से आसपा हटा लिया था, इसीलिए हमने जो मैप देखा था वहाँ पे इनके आगे स्टार लगा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में से भी पार्शियली विड्रॉल कर लिया गया है आसपा को। तो ये बेसिकली हमने कुछ चीज़ें जानी। अब इसकी कुछ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस था, जिसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था जीवन रेड्डी कमेटी। तो हम थोड़ा सा ना उस केस के बारे में जरूर जानेंगे जब भी आसपा की बात होती है, और थांगजम मनोरमा का नाम ना आए तो ये अपने आप में एक बहुत गलत बात हो जाएगी। थांगजम मनोरमा जो है ना, ये एक आपके विक्टिम है जिनको आसाम राइफल्स ने 2004 में अरेस्ट किया था, और कहा यह जाता है कि इनका इनकाउंटर कर दिया गया था क्योंकि भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसमें एक थ्योरी और आती है, वो ये आती है, जब रिपोर्ट आई और बहुत सारे लोगों के अलग अलग जगहों पे चीज़ें देखने को मिली, तो ये कहा जाता है कि इनका जो है आसाम राइफल्स ने गैंगरेप किया था और फिर इनको मार दिया गया। इवन मैं भी इनके बारे में पढ़ रहा था एक दिन, तो मैंने देखा कि पढ़ा ये कि जब इनकी बॉडी मिली थी तो उसमें जब 6 बुलेट्स इनके बॉडी से आर पार हुई थी, बट उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, तो मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि बाद में बुलेट डाली गई हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत कंट्रोवर्सी रही थी, और इसी के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जीवन रेड्डी कमेटी, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि रिपील कर दो आसपा को, खत्म कर दो। इसके अलावा और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो पहला तो यही है रिपील कर दो आसपा को। दूसरा क्या है, अमेंड कर दो ये डिस्टर्ब्ड एरियाज जो आपने कर रखे हैं, इसको डिफाइन कर दो कि हाँ यार ये चीज डिस्टर्ब एरियाज में आएगी और यही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। कमिटीज जो हैं वो स्टैब्लिश करिए, और फिर उनका ये काम करिए कि भैया वो देखें, नेशनल लेवल पे देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें कि जहां जहां पे आसपा लगा हुआ है ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर्म फोर्स जिम्मेदारी ले रही है नहीं ले रही है, डिले ना हो। अब जैसे ये मोन डिस्ट्रिक्ट वाला मामला है, अब इसको फाइनल कर देना चाहिए अब तक 10-15 दिन के अंदर कि आखिर में क्या था मामला, लेकिन अभी चल रहा है, जांच चल रही है, देखते हैं कब होता है। तो दीज आर सम सॉल्यूशन जो इसके लिए किए जा सकते हैं, और ये था हमारा आसपा जिसके बारे में हमने सुना। अगर आपने हैदर मूवी देखी होगी ना, तो हैदर मूवी के अंदर शाहिद कपूर आसपा आसपा करते हैं, तो ये देखिए वही वाली बात है कि देखिए जरूरत भी है, आसपा की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक बहुत रीजनेबल मैन की तरह अगर हम बात करें, लेकिन जो कुछ इसमें ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है ना, उसे खत्म करने की बहुत जरूरत है। तो वो अगर नहीं होगा तो दिक्कत है। तो जीवन रेड्डी कमेटी ने यहाँ पे यही सजेस्ट किया था कि आप आसपा को हटा के सीआरपीसी के अंदर, आईपीसी के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस डालो जो आर्म्स फोर्स को प्रोटेक्शन दें और वो इस तरीके के सिचुएशंस में चीजों को टैकल कर सकें। आगे बढ़े उससे पहले आप लोग अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं और जनरल नॉलेज का वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं, करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारा 2022 के लिए 5999 का ये कोर्स है परचेस कर सकते हैं। अगर आप क्लैट एलएलएम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 4999 का हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। क्लैट एलएलएम के मॉक्स ले सकते हैं, क्लैट यूजी के मॉक्स ले सकते हैं, ड्यू एलएलबी के मॉक्स ले सकते हैं। 2023 में क्लैट पीजी का जो एग्जाम देंगे वो हमारे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी का जो 2023 में एग्जाम देंगे और सारे सब्जेक्ट्स का उनको तैयारी करनी है तो वो इस बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ड्यू एलएलबी के करंट अफेयर्स का हमारा स्पेशल बैच चल रहा है और ड्यू एलएलबी 2022 के लिए भी एक स्पेशल बैच चल रहा है, जिन सब में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। आज सिर्फ आज 15 दिसंबर 2021 में सिर्फ एक स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप CPT 500 यूज करते हैं आपको फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज वन टाइम ऑफर, इसके बाद नहीं मिलेगा। आज वन ऑफ आवर फाउंडिंग मेंबर्स का जन्मदिन है जिसके चलते हुए हमने ये आपको ऑफर दिया है। अब कुछ न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन स्पाइक्स टू अ रिकॉर्ड एज फूड फ्यूल सर्ज। तो ये हमने कल भी देखा था कि इन्फ्लेशन वाला जो है कि हाइक हो रहा है। आज फिर इस तरीके की एक न्यूज निकली है
कि भैया जो इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन है वो न्यू हाई पहुंच चुका है 14.2% इन नवंबर, जो कि 12.5% था अक्टूबर में। इन्फ्लेशन क्या था मैंने आपको बताया था। आज मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लिखने लग गया था, नहीं बता रहा, आप ही लोग बताएंगे। इन्फ्लेशन देखो मैंने आपको बहुत सिंपल एक बात बताई थी कि हम यहाँ पे ना देखो 3 ईयर ले लेते हैं, 1980, 2000 और 2021। पार्ले जी के बिस्किट से ही मैं एग्जांपल दूंगा। पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट था ना वो 1980 में 1 रुपए का आता था, उसमें 10 बिस्किट होते थे, ठीक है। 2000 में ये 2 रुपए का आने लगा, इसमें अभी भी 10 बिस्किट थे। 2021 में ये पैकेट जो है वो 10 रुपए का आने लगा और आज भी इसमें 10 बिस्किट है। क्या हुआ यहाँ पे जो रुपए की वैल्यू है ना वो कम हो रही है। कमोडिटी देखो वही मिल रही है आपको खरीदने को, लेकिन रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। तो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट, यही होता है आपका इन्फ्लेशन। इसका अपोजिट क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। श्रीनगर टर्न्स इनटू ए हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी। एक रिकॉर्ड आया है कि भैया 2020 में जो है श्रीनगर जीरो मिलिटेंसी वाला जगह बताई जाती थी, लेकिन अब 2021 में यहाँ पे काफी सारे केसेस देखने को मिले हैं, इसी की ये न्यूज यहाँ पे निकली है। इसके बाद भारत ने वोट अगेंस्ट में किया है यूनाइटेड नेशन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें हुआ क्या था कि ये जो यूनाइटेड नेशन आपका जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, इसके जो ड्राफ्ट है सिक्योरिटी को, जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एक आपको पता है ना जो सिक्योरिटी वाले मैटर्स देखती है, एक आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, इन दोनों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और पूरे विश्व की सिक्योरिटी से इसको कनेक्ट कर दिया जाए। भारत ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, ये नाइजर ने ये मुद्दा उठाया था, रशिया ने भी इसके अगेंस्ट में वोट किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है भाई जल्दी बताओ, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 10+5 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके, ठीक है। 10 मेंबर्स, ये 2-2 साल के लिए चेंज होते रहते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स है। भारत भी 2021 से 22 के लिए इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा और भी कुछ इसमें है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नाम हमने तब सुना था जब ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में हम पढ़ते थे, P5+1 नेशन डील जिसको बोला जाता था। तो दिस इज इट गाइस, जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ये वाली न्यूज देखी कि किस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही थी, भारत ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। श्रीनगर वाला हमने देखा, इन्फ्लेशन के बारे में हमने देखा, फिर हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आस्पा एक्ट के बारे में पढ़ी। फिर से मैं बोलना चाहूंगा अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन इनरोल इन आवर कोर्सेज एंड आज के लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट है 500 रुपीज का अगर आप CPT 500 कूपन कोड यूज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।